नमस्ते। हमने पिछले लेक्चर में द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करा। इसके अंतर्गत हमने विनिर्माण उद्योगों के बारे में देखा। आज हम द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे उन्नत या आधुनिक कृषि के बारे में। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में उन्नत कृषि क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में देखें तो कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कृषि में मशीनों का उपयोग बढ़ गया है। इसके अंतर्गत उन्नत बीजों का भी उपयोग बढ़ गया है तथा इसी के साथ रासायनिक खादों के उपयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे कि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो सके। उन्नत कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है वह है व्यापारिक दृष्टिकोण हेतु उन्नत कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत जो कृषि कार्य सम्मिलित है उसमें से मुख्य है रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि और व्यापारिक अनुत्पादक कृषि। सबसे पहले आइए हम देखते हैं रोपण कृषि के बारे में। रोपण कृषि की शुरुआत यूरोपीय देशों के लोगों द्वारा की गई। जब यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशीकरण किया, तब उन्होंने रोपण कृषि की शुरुआत की। यह कृषि कार्य यूरोपीय देशों के लोगों के द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया गया। यूरोपीय लोगों ने अपने अधीन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर चाय, कॉफी, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनानास की पौधे लगाए। इनकी रोपण कृषि करी। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषता है इसमें जो कृषि क्षेत्र होता है उसका आकार बहुत विस्तृत होता है। जो बागान होते हैं इसमें वह काफ़ी विस्तृत होते हैं। कृषि क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है तथा इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसमें पूंजी का निवेश ज़्यादा होता है। उच्च प्रबंधन तथा उच्च तकनीकी आधार और नवीन वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। यह जो कृषि है यह एक फसली कृषि है, मतलब इसमें एक फसल के उत्पादन पर ही जोर दिया जाता है। तो यह एक फसली कृषि है और इस कृषि में श्रम भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सस्ते श्रम जो है वह इसमें आसानी से उपलब्ध होता है। फ्रांस वासियों द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में, ये यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोको की रोपण कृषि करी। ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान तथा पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने और केले के बागान विकसित किए। मानचित्र में देखें हम इसे। भारत और श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने और केले के बागान विकसित किए गए। किसके द्वारा? ब्रिटेन वासियों के द्वारा। स्पेन वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। स्पेन वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहा जाता है। एक बार हम इस मानचित्र में पुनः देखें। फ्रांस वासियों के द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी व कोको के बागान विकसित किए गए थे। ब्रिटेन वासियों के द्वारा भारत व श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने व केले के बागान विकसित किए। स्पेन वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान विकसित किए। अब इसके बाद नेक्स्ट है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि।
मध्य अक्षांशों के जो आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेश है वहां पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल है गेहूं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है इसकी मुख्य फसल है गेहूं। इसके अलावा अन्य फसलें भी ली जाती हैं, लेकिन मुख्य फसल है गेहूं। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यह व्यापारिक उद्देश्य हेतु की जाने वाली कृषि है, तो इसमें जो खेतों का आकार है वह बहुत ही बड़ा होता है और इसमें सभी कार्य जो होते हैं वह मशीनों की सहायता से किए जाते हैं। फसल बोने से लेकर के फसल काटने तक के कार्य सभी मशीनीकृत कार्य होते हैं, मशीनों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र है यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान। तो ये जो कृषि क्षेत्र है यह घास के मैदानी वाले क्षेत्रों में की जाती है। उसमें है यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में। इसे हम मानचित्र में देखें। यह कृषि कार्य यूरेशिया मीन्स यूरोप और एशिया का क्षेत्र, यूरेशिया के स्टेपीज क्षेत्र में की जाती है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में की जाती है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय जो कृषि है इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र, भूमध्य सागर कहाँ पर है? यूरोप और अफ्रीका के मध्य में ये स्थिति है भूमध्य सागर की। ये यहाँ पर है भूमध्य सागर, इसके ऊपर तो है यूरोप और दक्षिण में है इसके अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो ये सागर है ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो कृषि है इसका विस्तार है भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र में, जो कि दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक। पुनः देखें हम, दक्षिणी यूरोप वाला क्षेत्र आता है इसमें, फिर अफ्रीका का ट्यूनेशिया वाला क्षेत्र आता है और उसके बाद अटलांटिक तट तक वाला, मतलब यूरोप का तो दक्षिणी क्षेत्र और अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। भूमध्य सागरीय कृषि भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो कि दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक फैला हुआ है, तो यहाँ पर यह कृषि की जाती है। इसके अलावा यह कृषि कहाँ की जा रही है? यह कृषि की जा रही है दक्षिणी कैलिफोर्निया के यहाँ पर। इसके अलावा यह कृषि की जा रही है दक्षिणी कैलिफोर्निया के यहाँ पर, मध्यवर्ती चिली के यहाँ पर, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय कृषि का विस्तार है। पुनः देखें हम, भूमध्य सागरीय कृषि का विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों जो कि दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक फैला हुआ है और इसी के साथ दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में यह कृषि विस्तृत है। भूमध्य सागरीय कृषि की यह विशेषता है कि यहाँ पर खट्टे फलों की कृषि की जाती है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। जो उच्च स्तर की अंगूर होती है उससे मदिरा बनाई जाती है और जो निम्न श्रेणी की अंगूर होती है उसे सुखा करके उससे किशमिश बनाई जाती है। तो अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। अंगूर की कृषि के अलावा यहाँ पर अंजीर और जैतून की भी कृषि की जाती है। धन्यवाद।